इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। चीन का कोई जहाज छुआ है, आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे, ज्यादा पंगा अमेरिका ने भी लिया तो आप न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हो, है क्षमता। आईसीबीएम है हमारे पास। आईसीबीएम क्यों नहीं है, अग्नि है। क्या भविष्य है सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज ट्रंप खुद भी लग रहे हैं, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को कैटास्ट्रोफे की तरफ धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। मेरे सामने सारे देश घुटने टेक देंगे, बस घंटों की लड़ाई होगी, क्योंकि अमेरिका के पास एआई मेवन सॉफ्टवेयर आ गया है। दूसरे लोग गधे तो नहीं है, वो भी जागरूक हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अच्छी तरह समझा दिया गया है कि साहब आप एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं, ना थूक सकते हैं ना निकल सकते हैं। लेकिन ये बड़े चतुर हैं, ईगो बड़ी जबरदस्त है, ईगो मेनियक है, नार्सिसिस्ट है। पावर प्रोजेक्शन और उसका सही इस्तेमाल, ये भी एक मिलिट्री लॉजिक है। हमने भी 37 साल अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। किसी का पैसा मेरे बाप का पैसा, रूस का पैसा मेरा पैसा। अबे तू चोर है, चोर विद अ कैपिटल सी। साफ हो गया है कि नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। ईरान युद्ध का आज आखिरी दिन है, वो डील करने के लिए तैयार हो चुका है। परमाणु बम भी नहीं बनाएगा ईरान। मुस्तफा खामनेई को भी यह डील बहुत पसंद आई है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये नया शिगुफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से छेड़ दिया है। और वो भी तब जब 24 घंटे पहले ही उनका एक बयान आया था जिसमें कहा था कि ईरान के लिए आखिरी रात होगी, ईरान का नाश सत्यानाश कर देंगे, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देंगे। ईरान को पता चल जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। तो आखिर ये ईरान का युद्ध किस तरफ जा रहा है? सीज फायर है, युद्ध जारी है, या फिर युद्ध खत्म हो चुका है? आपके मन में जितने भी सवाल हैं, इस युद्ध का क्या भविष्य है, इन सवालों का जवाब जिनसे आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, हमारे साथ आज एनबीटी पॉडकास्ट पे हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, एनबीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत। नंबर टाइम से सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर। क्या भविष्य है सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज ट्रंप खुद भी लग रहे हैं, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कंफ्यूज तो अलग छोड़िए साहब, दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश करने पे तुले हुए। और अब दुनिया ने भी इनको जो दुत्कारना शुरू किया है, मेरे ख्याल कुछ तो आवाज पहुंची होगी कि दुनिया चीख चिल्ला रही है कि आपने दुनिया को, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को कैटास्ट्रोफे की तरफ धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ठीक है साहब, ये इनको रत्ती भर परवाह नहीं थी। परवाह इसलिए हुई है कि जहां दुनिया का भट्टा बैठ रहा है, साथ में आपकी इकोनॉमी भी जाएगी डाउन। ठीक है साहब, यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन जो पेट्रोल के दाम युद्ध के पहले $2 प्रति गैलन थे, आज $5 और $6 प्रति गैलन के बीच में चलक रहा। ठीक है साहब, फूड प्राइसेस ऊपर जा रही। यूरिया फर्टिलाइजर की प्राइस, अभी बड़ा भारी एग्रीकल्चर सेक्टर है इनका। फूड के मैकडोनल्ड से लेके केंटकी फ्राइड चिकन तक ये लोग एक्सपोर्ट करते रहते हैं दुनिया भर में, इनके ब्रांड फैले हुए हैं। वो एग्रीकल्चर वाले रो रहे हैं कि साहब 42% बढ़ गया है दाम फर्टिलाइजर का, आपकी ये बेसर पैर युद्ध की वजह से। ये युद्ध क्यों हुआ साहब? इनको उम्मीद जताई, इनका जो सर था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया साहब? पहले इन्होंने जो पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था, जो इजराइल ने शुरू किया, काफी अच्छी मार खाई और खिलाई। ठीक है, और लेकिन बाद में बस होती नजर आई। तो उनने साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को गुहार लगाई, तो ये जाके लास्ट में इंटरवीन किया। एक खरोंच नहीं आई किसी सिपाही को, किसी एयरक्राफ्ट को। उन्होंने कहा साहब क्या बात, माशाअल्लाह, ये तरीका है, क्विक इन क्विक आउट वॉर, क्विक इन क्विक आउट वॉर। फिर साहब ये चढ़ गए वेनेजुला के ऊपर। सीआईए ने करोड़ों डॉलर वहां पे पानी की तरह बहा दिए। यानी जो मादुरो की वाइस प्रेसिडेंट थी रॉड्रिग्स, जो अब भारत वो पधार चुकी हैं तेल बेचने अमेरिका के नाम से, राइट, वो उनको खरीद लिया, उनके आखिरी बटालियन कमांडर तक खरीद लिए। और मैं समझता हूं कि 4 घंटे नहीं लगे एक देश की गुलाम हो जाने, राष्ट्रपति को उठाने में। राष्ट्रपति और उसकी बीवी बेचारी बुढ़िया को पकड़ के लेके बड़े खुश, ऐसा टार्जन बुंडोलो, क्रीक बुंडोलो जैसे छाती पीट रहे थे। तो इनको ह्यूब्रिस, इंग्लिश वर्ड इज ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस आ गई। हाँ, मैं सब कर सकता हूँ। बाकी मेरे जो सारे प्रेसिडेंट थे शरेआम बेवकूफ थे। एक मैं डेनियल कम टू जजमेंट, एक मैं मुकद्दर का सिकंदर आ गया हूं। मेरे सामने सारे देश घुटने टेक देंगे, बस घंटों की लड़ाई होगी, क्योंकि अमेरिका के पास एआई मेवन सॉफ्टवेयर आ गया है, डेवलप कर दिया है। ये क्या है सर? मैं समझाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। एआई मेवन सॉफ्टवेयर है कि जो कि इनको माउंट करते हैं प्रीडेटर ड्रोन्स वगैरह पे,
जो हैवी ड्रोन्स हैं, हाँ। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, ओके। क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए सिंथेसाइज करता है सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग ऑफ मोबाइल्स, ओके। ठीक है, और क्या कहते हैं, फेशियल सॉफ्टवेयर, हाँ। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है ऊपर से। साहब मैं जरा ऐसे देखूं तो वो मेरा फेस पहचान के कंप्यूटर बोलेगा कि साहब ये है बख्शी, इसको मारो। हाँ। ठीक है, तो अरे नहीं सर, आपकी लंबी अरे खैर साहब 76 साल जी लिए, अब कोई फिक्र नहीं होगा, देश को जरूरत है आपकी बीवी सर। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ये डॉक्ट्रिन नई इजाद करी कि साहब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले जी। पहले घंटे में हिटलर को मार डालो, हाँ। मुसोलिनी को मार डालो, तोजो को मार डालो, लड़ाई खत्म। भाई कमांडर को खत्म कर दिया तो लड़ाई खत्म। खासकर भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जहां राजा मारा गया, उसका हाथी बिदक गया, लड़ाई खत्म, बाकी सब छोड़ के भाग दिए। लेकिन ये हर जगह नहीं है। जहां पे आइडियोलॉजिकल बैटल्स होती हैं तो आखिरी आदमी तक लड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने पहला ये सॉफ्टवेयर आजमाया था, बिकॉज ये परिप्रेक्ष्य जरूरी है। ठीक है, इतना लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है कि हो क्या रहा है और किया क्या। ओके। जब ये वेनेजुएला में जीत गए तो इनका तो सर 7वें आसमान पे पहुंच गया था। कह रहा था एक सुपर सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता, लेकिन बात कर रहे थे। अब वो साहब खुले में आ गया है। 2024 में इन्होंने पहली बार, इजराइल ने इनका एआई सॉफ्टवेयर मेवन, जिसको बोलते हैं मेवन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इस्तेमाल किया था हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। उनके टॉप लीडर नासिरुल्लाह को मार डाला। ये सॉफ्टवेयर देखिए इतना सोफिस्टिकेटेड है कि जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटरिंग वीडियो कैमरास होते हैं, भाई हर मुल्क में आजकल आपको ट्रैफिक फाइन कहां से आता है, वीडियो कैमरा लगा हुआ है, सूरत में लगे हैं। आपने जहां रेड लाइट जंप करी तो चालान करता, आपका वो नंबर पे फोकस करता है, नंबर प्लेट पे, और चालान आपकी मोबाइल पे आ जाता है। ठीक है, ये जो मोबाइल नेटवर्क, ये जो वीडियो नेटवर्क है, इसको हैक कर लिया है। इसको हैक करता है ये सॉफ्टवेयर। अच्छा। और जब भी लीडर चलता है तो बड़ा कारवां, बड़ा काफिला चलता है, तामझाम चलता है। चाहे हमारे अब मोदी जी ने तो केवल 2 का बोल दिया है, एनर्जी क्राइसिस को मद्देनजर रख दो, 7-8 गाड़ी तो आती। ठीक है साहब, जैमर गाड़ी, सिग्नल गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, एस्कॉर्ट गाड़ी, स्पेयर गाड़ी, मेडिकल एम्बुलेंस, ये सब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लीडर जब जाता है वो ट्रैक हो जाता है, और वो उससे ट्रैक हो जाता है कहां से कहां जा रहा है। कभी ऊपर उसने आसमान की तरफ देख लिया गलती से, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है, बंकर ऑक्यूपेंसी है या नहीं, इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर से वो सेंस कर लेता है कि ये लीडर बंकर में गया कि नहीं। पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर है, कितने बजे उठता है, ब्रेकफास्ट कब खाता है, क्या खाता है, कौन से रास्ते जाता है, कौन से रास्ते आता है, इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ। ये सारा इसके अंदर स्टोर्ड है सॉफ्टवेयर क्लाउड में। तो अमेरिका ने इसको इस्तेमाल किया क्या ईरान के खिलाफ अभी? जी, पहली बार, वही मैं बता रहा हूं ना, पहली बार इस्तेमाल हुआ हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। ठीक है, इजराइल ने किया, इजराइल को दे दिया, उसने इस्तेमाल किया, नासिरुल्लाह को मार डाला। नंबर 2 आया, उसको मार डाला। 3 आया, उसको मार डाला। कोई बनना ही नहीं चाहता था हिजबुल्लाह का लीडर। ठीक है साहब, अनाउंस ही नहीं करना चाहता कि भैया मत करो, ये आएगा मेरे को मारे। ठीक है, तो फिर इन्होंने पहली बार झटका लगा, बहुत खासा झटका लगा हिजबुल्लाह को। तकरीबन लोगों ने समझा कि हिजबुल्लाह खत्म हो गई। लेकिन देखिए साहब, एक कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर मालिक ने यहां दिया। आप जितना भी सिलिकॉन कंप्यूटर की तेजी दिखा दें, ये उससे 4 गुना ज्यादा है। सिंपल। फिर इन्होंने पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ तो फिर ईरान के बरखिलाफ ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। उनके 25 से 30 लीडर पहले दिन, टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, IRGC के लीडर, आर्मी के लीडर, चीफ वगैरह वगैरह, NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, वो चुन के मार डाले थे। और झटका लग गया ईरान को पिछले साल। ठीक है, तैयार नहीं था। तीसरी बार ये इस्तेमाल हुआ सॉफ्टवेयर, कहां पे, वेनेजुएला में। ठीक है, ये अपने दर्शकों को बताइए कि ये ड्रामा क्या चल रहा है। ओके, ठीक है साहब, क्योंकि फिर आपको समझ आएगी कि क्या हुआ क्या है। तो साहब देखिए, आपने 3 बार सक्सेसफुली इस्तेमाल कर दिया। दूसरे लोग गधे तो नहीं है, वो भी जागरूक है टेक्नोलॉजी की तरफ, और अगर उनको इतनी नहीं आती तो रूस और चीन को तो आती। वो तो बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया, समझा दिया कि भैया ये है तुम्हारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहा है, और फिर होगा। मतलब सतर्क रहियो। ठीक है, फिर होगा। वहां पे आपके ये जो इनके देखिए, हाँ, खमैनी साहब को पहले ही दिन मार डाला था। उसकी बेगम बुढ़िया को मार डाला, उसके बहू को मारा, बेटे को मारा, बेटी को मारा, और बड़े खुश होकर नाच कर रहे थे। सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। और 48 का दावा है कि 48 टॉप कमांडर्स, IRGC, ये वो,
मुस्तफा खमैनी तो जो आयतुल्लाह खमैनी तो जो मारे साथ में 48 उन्होंने क्या कहा, वो सोच रहे थे कि भैया पीस टॉक चल रही, हर बार ये पीस टॉक का बहाना लेके धोखा देते हैं, पीठ में छुरी घोंपते। ठीक है, इन्होंने वही ड्रामा किया, इन्होंने पीस टॉक का बहाना पिछले साल भी किया था और जब चल रही थी तो हमला कर दिया। इस साल हूबहू वही किया, पीस टॉक का बहाना किया। अब भाई शांति कौन नहीं चाहता, कौन अपने लोगों को मरवाना चाहता है बेवजह। तो वो बड़े खुश थे कि अभी पीस टॉक चल रही है, अभी शायद थोड़ा टाइम है लड़ाई शुरू होने में। तो इन्होंने टैक्टिकल सरप्राइज हासिल किया कि पीस टॉक के चलते हमला कर दो, हमला कर दो। वो बेचारे खमैनी साहब ने कि भाई अभी तो पीस टॉक चल रही है, शायद टूट जाएगी, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी टॉप कमांडरों की, उनके प्रेसिडेंशियल, और वो भी देखिए ओवरग्राउंड। वो बेचारे इतने झांसे में आ गए इनकी शांति की बातें, तो ये पलट पलट पे नोबेल पीस प्राइज की बातें करते हैं। वो करके अच्छा धोखा दिया और उनको मार डाला उनके मुंह में। लेकिन इस बार ईरान पूर्ण रूप से तैयार था, सतर्क था, सजग था। वो तो उसने पहले ढूंढ लिया था कि भाई ये लीडरशिप को तो मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि साहब देखो हमारे 31 IRGC के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने रॉकेट, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन हैं। टारगेट लिस्ट तुमको दी हुई है, तुम्हारे दराज में पड़ी। अगर आपको जहां खबर मिलती है कि तेहरान पे हमला हुआ और कोई हुक्म नहीं आ रहे, दराज खोलो, टारगेट लिस्ट के मुताबिक फायर एट विल, फायर एट विल। इजराइल ने हमला किया, नापाक हमला किया, मर्डर कर दिया सारे, आयतुल्लाह खोमैनी, बुढ़िया बेगम शेगम सबको बड़े खुश होके छाती ठोक रहे थे। इन्होंने आधे घंटे में IRGC ने रिटेलिएशन शुरू कर दी। हर एक आदमी का कि भाई मेरे बाद तू होगा, तू मर गया, ये होगा, वो मर गया, ये 5 डाउन डेलीगेशन कर दी थी पहले से, ये कर लो। जिस दिन पहले दिन इजराइल ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया 48 मार डाले, खुमानी खत्म, खत्म, खलास, तो डोनाल्ड ट्रंप तो सोचा कि मैंने वेनेजुला दोहरा दिया। वेनेजुला हैज बीन रिपीटेड, माय ब्लडी फुट वेनेजुला वाज रिपीटेड। पहले दिन से हम कह रहे थे कि ईरान इज नॉट वेनेजुला। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ आ गया है, वो समझ गए। वो सब लोग उनको कह रहे थे कि एस्केलेशन ट्रैप में मत फंसो, क्विक इन क्विक आउट करो, क्योंकि आपने अपने लोगों को आश्वासन दिया है अपनी इलेक्शन स्पीचेस में, I am not a fool like the previous president. I will not get involved in any forever wars. अब 105 दिन के बाद फॉरएवर वॉर नहीं हुई तो और क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप साहब को अच्छी तरह समझा दिया गया है कि साहब आप एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं, ना थूक सकते हैं ना निकल सकते हैं। लेकिन ये बड़े चतुर है, ईगो बड़ी जबरदस्त है, ईगो मेनियक है, नार्सिसिस्ट है, ये सहन नहीं कर सकता कि दुनिया के सामने मैं पिट गया। ईरान जैसी मिडिल टायर पावर को मैं घुटने नहीं टिका सका, नहीं टिका सके हैं आप। अब चाहे जितना स्पिन डॉक्टरिंग करें, जितना स्पिन दे, आई एम सॉरी, ड्रॉ इज अ ड्रॉ इज अ ड्रॉ। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। आपने उनको काफी अच्छा खासा बेचारों को नुकसान पहुंचाया है। 48 साल से इकोनॉमिक सैंक्शन लग के इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है वो मुल्क, लेकिन वो लड़ रहा है क्योंकि उसकी जून में है लड़ना। ये शिया है, ये वेनेजुला के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पेजेंट वाले नहीं है, ये लड़ाके हैं और ये लड़ गए हैं जम के। ठीक है, पहले दिन से मैं कह रहा था कि साहब मिलिट्री इक्वेशन गलत है। यहां सारी दुनिया ने अंदाज लगाया कि साहब ईरान क्या है, ईरान अमेरिका सुपर पावर है, साथ में इजराइल है सोने पे सुहागा, रीजनल सुपर पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है। अरे मसल देंगे, रगड़ देंगे, मिलिया मेट कर देंगे ईरान को। और पहले दिन से मैं कह रहा था साहब जरा देखना, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आप हैरान, आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे 1, लोग मेरे कह रहे थे सटिया तो नहीं गए, कहां वो और कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो गंगू तेली तो साहब ऐसा है कि गगनदीप जी ने तो पहले दिन हमने अपने फौजी तजुर्बे से कह दिया था कि साहब ये लड़ाई ड्रॉ होगी, आप ईरान के घुटने बिल्कुल टिका पाना असंभव है। अब ये थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई अंतिम दौर पे आती दिख रही है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने ये सब बताया। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्यों असंभव था, क्यों असंभव था? असंभव इसलिए था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वेज एंड मींस इक्वेशन। भाई ये टास्क हासिल करने के लिए क्या रास्ता है, क्या मुझे जरूरत है, लॉजिस्टिक नंबर्स की, वेपन्स क्वांटिटीज क्या चाहिए। देखिए साहब, जब इराक पे गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने हमला किया था, 7.5 लाख की फौज अमेरिकन और 40 नेटो के देश और बाकी देशों की साला जमावड़ा वहां पे इकट्ठा किया। 7.5 लाख बूट ऑन ग्राउंड हुआ था, बूट्स ऑन द ग्राउंड। इराक ईरान से 4 गुना छोटा है, इट इज स्मॉलर इन ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली इट इज फ्लैट प्लेन डेजर्ट, जहां टैंक, जहां रोड हो, सड़क हो ना हो, जहां मर्जी आपके इब्राहिम टैंक चल सकते हैं। ईरान की ज्योग्राफी देखिए, जैगरॉस माउंटेन, एल्बर्स माउंटेन, पहाड़ी पहाड़ है।
बीच में रेगिस्तान है, जंगल है, ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स टू फाइट। अगर आपको ईरान में रेजिम चेंज भी करना था, आपको कम से कम, ठीक है, अगर केवल आपने नॉर्दर्न कोस्टल बेल्ट पकड़नी थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, 2.5 लाख ट्रूप्स तो उसके बॉर्डर बेल्ट, मतलब कि जो कोस्टल बेल्ट पकड़ने के लिए चाहिए थे, 2.5 लाख ट्रूप्स। और अगर पूरा ईरान पे फतेह करनी थी, आपको 1 मिलियन से ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत थी, जो अमेरिका के पास है ही नहीं। बॉडी बैग्स भी तो आते ना, फिर उसका भी डर था। बॉडी बैग्स, वो कह रहे हैं कि साहब अगर कोस्टल बेल्ट पकड़नी थी हॉर्मुज क्लियर करने के लिए, तो 2 लाख ट्रूप्स, ये पेंटागन का एस्टिमेट था, जिसमें 18,000 के करीब बॉडी बैग्स आएंगे और 20 महीने लड़ना पड़ेगा। काउंटर अटैक चलते रहेंगे 20 महीने। है दम, है मादा ये बॉडी बैग सहने का? 18,000 बॉडी बैग्स, 2 साल की लड़ाई कम से कम। अरे तुम जा कहां रहे हो यार? पहले दिन से लोगों ने कह दिया हम बॉम्बिंग से कर लेंगे, हमारे पास नया हथियार आ गया। पहले दिन हिटलर डेड, नो वर्ल्ड वॉर 2। अच्छा, वेरी नाइस। सीधा तोड़ वो समझ गए कि डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट अथॉरिटी टू फायर, ठीक है, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, धुआंधार फायर किया, बैंड बज गया है। 17 बेस में 275 इमारतें जमींदोज कर दी है अमेरिका के बेसिस की। बेस छोड़ के सिपाही होटल में ठहर रहे थे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो फोर्ड आपने आया, उसको मिसाइल से हिट किया। आप कह रहे लॉन्ड्री में आग लग गई साहब। 200 बंदे घायल हुए हैं स्मोक इनहेलेशन से। अच्छा, उस जहाज पे 5,000 का क्रू होता है। उल्टे पैर वापस भागे बरेली, उल्टे बांस बरेली को जाके पहले तो भागे साइप्रस में सांस लेने के लिए, और वहां से वॉइस पकड़ी और सीधा अमेरिका जाके रुके। ये पावर प्रोजेक्शन का क्या हुआ कालिया? पावर प्रोजेक्शन तो दुनिया भर ने देख ली है। अबे अगर तुम ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते, तुम चीन के खिलाफ क्या सर मार के करोगे? उसके मिसाइल तो इससे ज्यादा घातक है। डोंगफेंग 21D, डोंगफेंग 26 सॉरी, जो कि 2-2.5 किलोमीटर दूर पे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर में थे। तो आपकी तो पावर प्रोजेक्शन खत्म, और दुनिया ने तमाशा देख लिया है। अच्छा होता कि आप चुप बैठे रहते वेनेजुएला के बाद, दुनिया डरती तो कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मालूम है, अब तो आपने दुनिया को दिखा दिया है कि मेरी हद क्या है, मेरी हद बंदिश क्या है, और कहां तक लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इन पावर प्रोजेक्शन, ये नहीं कि पावर नहीं, पावर बहुत है। पावर प्रोजेक्शन और उसका सही इस्तेमाल, ये भी एक मिलिट्री लॉजिक है। हमने भी 37 साल अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। तो आज जो आप ड्रामा देख रहे हैं, वो इट इज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन कि अमेरिका की मिलिटरीली बस हो गई है। इसके आगे वो चाहे जितना मर्जी बॉम्बिंग कर ले। अबे अगर 39 डेज की बॉम्बिंग से तुम नहीं टिका सके घुटने, तुम 10 दिन और कर लो, क्या कर लो? वो जमीन के नीचे है, गाड़ के बैठा है, जैसे वियतनाम वाले बैठे थे। आप वियतनाम में जाएं तो वहां वो दिखाते हैं कि टनल्स, इसमें जाके वो जमीन के नीचे घुस गए, लंबी लंबी टनल में तुम मारते रहो, बमबारी करते रहो, ये धरती माँ प्रोटेक्ट करती। ये वो वियतनाम से सबक सीख गए हैं। अफसोस की बात कि अमेरिका ने नहीं सीखा, फिर फॉरएवर वॉर में पंगा दे दिया, घुस गए, फंस गए और अपनी बेइज्जती कराई है। अब क्या माइंड में चल रहा है ट्रम्प के? भाई जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ईरान का सब कुछ खत्म कर दूं, और 24 घंटे भी नहीं बीत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डील के लिए तैयार हो गया, परमाणु बम नहीं बनाएगा। ट्रम्प के मन में क्या चल रहा है? वो ट्रम्प को इस वक्त एक ऑफ रैंप चाहिए। ट्रम्प सबसे अकलमंदी का काम करेंगे अगर वो ये युद्ध बंद करें। नेतन्याहू साहब नहीं चाहते व्यक्तिगत कारणों के लिए कि ये युद्ध बंद हो। अब इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, इसलिए पहले दिन से हम अपने इजरायली दोस्तों को बोल रहे थे, यार गलत, यू हैव मिसकैलकुलेटेड। किसी भी फौजी को दिख रहा है साहब कि साहब आपने भारी मिसकैलकुलेशन की है, और उसका दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना खतरनाक होता है। ओवर एस्टिमेट करो तो आप थोड़े कॉशियस हो जाओगे, ज्यादा तैयारी करके। अंडर एस्टिमेट हो गया, अंडर एस्टिमेट जो करोगे वो घातक हो जाता है, और वो घातक सिद्ध हुआ है। मान नहीं रहे थे, अबे देखो क्या हो गया है तुमको, ये वो ये हम इनको रगड़ देंगे 48 घंटे। तो मैंने कहा साहब स्कॉच की बेट लगानी है स्कॉच की बेट लगानी है। 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद भी वो रिजीम वहीं का वहीं होगा। बाप को मार डाला, बेटा आ गया। तो ये तो ट्रम्प कह रहे हैं ना कि भाई हम ईरान राजी हो गया डील के लिए, मुस्तफा खामनेई को पसंद आ रही है डील, और न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान नहीं बनाएगा, और बहुत जल्द हॉर्मुज खुलने वाला है। 2 पॉइंट सर, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान नहीं बनाएगा और हॉर्मुज नहीं खुलेगा। क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो स्टॉक मार्केट्स को प्ले करते हैं। अंडरस्टैंड दिस। वो क्यों इतनी पीस की बातें करे जा रहे हैं? हर रोज हो गई, हो रही है, आखिरी लाइन, आखिरी लेटर, आखिरी कॉमा, आखिरी फुल स्टॉप। ये कोई नई बात है? नहीं। कब से बोले आ रहे? एन नंबर ऑफ टाइम बोले। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी स्टॉक मार्केट्स में, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर हो रहा है, ब्लड बाथ। तेल की कीमतें चढ़ी जा रही,
बड़ी चतुराई से ये तेल की कीमतों को ये पी स्टॉक कर करके रोक रहे, ठीक है। लेकिन अब हालत ऐसी आ गई है साहब कि जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक दुनिया ने ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया है, संभाल लिया है। क्यों? इस उम्मीद में कि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, नंबर एक। दूसरा, जो कि आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम स्टॉक थे, हर देश ने अपने बहा दिए, तकरीबन खत्म कर दिए, रिक्रिएट करने होंगे। और जब वो खत्म होने वाले दी एंड पे आ रहे हैं, बिफोर दैट जीरो कम्स, दे विल बी ब्लड बाथ ऑन दी ऑयल प्राइस मार्केट्स। $150 $200 प्रति बैरल ऑयल की कीमत चढ़ जाएगी, जहां वो जीरो आने के पहले, रिजर्व के जीरो आने के पहले आपकी तबाही इकोनॉमिक मच जाएगी। मतलब नॉट ओनली अ रिसेशन। पीपल, इकोनॉमिक एक्सपर्ट रघुराम राजन कल थे टीवी के ऊपर, वो कह रहे थे साहब ऐसा चोट आप खाएंगे कि मतलब आपकी तो जो 7% की इकोनॉमी थी, 5.9% पर एनम जीडीपी ग्रोथ रेट पे इस लड़ाई ने ला दी इंडिया को। 7.2 अरब डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था, आज के दिन वो 5 और 6 अरब डॉलर के बीच में होवर कर रहा है। 1 अरब डॉलर गए खल्लास स्टॉक मार्केट में। जिसने भी इन्वेस्ट किया था उसकी तो सांस उखड़ गई। हम लोगों जो रिटायर्ड बंदे थे, म्यूचुअल फंड में डाला था भाई कि सेव इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं चलती रहे, थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट आता रहे। हमारे बैंड बजा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलके। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी समझ गए। क्यों समझ गए? उनकी इलेक्शन आनी है साहब, मिड टर्म है। और अगर वो समझते हैं कि अमेरिका के लोग खुशी से झूम रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के लोगों को फर्क पड़ता है, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को जबरदस्त फर्क पड़ता है। महंगाई अच्छी है, पसंद है मेरे को, ये कह रहे हैं। महंगाई मुझे बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी बढ़िया लगती है। जरा लोगों से, वोटर से पूछ लेना, ज्यादा देर नहीं है अभी। आपको वो रियलिटी चेक का झटका लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ नहीं आएगा कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर गया कहां, लेम डक बन गए। तो अगर ये इंपीच ना हुए तो आप मेरे से रिटर्न में ले लो। अगर ये हार गए मिड टर्म इलेक्शन, ये लेम डक बन जाएंगे और उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं, इनको गृह युद्धों की हालत है वहां पे अमेरिका में, वो तो इनको इंपीच करा के छोड़ेंगे। ये असलियत इनको दिख रही है। इसलिए इनके ये मीठे मीठे बोल जो आपने अभी कोट किए, वो इसलिए है कि ही वांट्स एन ऑफ रैंप, ही इज डेस्परेट टू गेट टू स्टॉप दिस पंगा, बेवजह का पंगा। समझ आ गया है कि फंस गया, लेकिन जतलाना नहीं चाहते। ईगो है, मॉन्यूमेंटल ईगो है, बल नहीं गए। पर क्या बोलते हैं ना, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। ऐंठ नहीं गई साहब। अब वो ऐंठ के मारे ये नेगोशिएशन बेफालतू की खींचे जा रहे हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स इनको कह रहे हैं कट योर लॉसेस एंड गेट द हेल आउट, ओके, स्टॉप द ब्लडी मर्डर ऑफ योर पीपल। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे 13 मरे, 13 पे सुई अटक गई है। फिर बाद में 2 और मरे की बात आई, नहीं 13 पे सुई चल ही नहीं रही है। 415 और अब कोई 400, आप समझ लीजिए 18 के करीब घायल हुए। दो नॉर्मल रेशियो कॉम्बैट में है 1:3, 1:4। एक किल्ड तो 3 या 4 वुंडेड होती। आप कह रहे हैं कि वो सुई अटक गई है डेड की 13 पे, लेकिन बाकी घायल है। तो ये क्या तरीका है साहब? हम सब जानते हैं कि जोर का झटका धीरे से। अरे वो घायल था ना, वो मर गया बेचारा, पर लोग से धार गया, स्वाहा हो गया सर। बड़ी दुखद खबर आई अभी पिछले दिनों, 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर अटैक हुआ। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड वाइड 3 जहाज भारतीय, 3 जहाज भारतीय। उसमें मैं एक चीज बताना चाहता था आपसे और चाहेंगे इस पे क्लैरिफिकेशन दें। जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें 80% जो क्रू मेंबर्स होता है मर्चेंट नेवी में होता है, वो इंडियन स्टाफ होता है। विदेशों की कंपनी, अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो ये जो 3 जहाजों पर हमला हुआ, और एक जहाज पर हमले में ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि हमने ही हमला किया था। 3 भारतीय, एक हमारा देवरिया उत्तर प्रदेश का है, एक इकलौता बेटा हिमाचल प्रदेश का है। अभी क्या हालत उनके मां बाप की होगी। और ट्रंप ने कहा कि हाँ, हमने हमला किया, ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी, हमने हमला किया, स्वीकार किया। सर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक भारत की तरफ से एमईए के स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब के अलावा किसी भी सरकारी पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं आया सामने। नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय तो कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए? चीन का कोई जहाज छुआ है? आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। अब क्योंकि हम लोट लगाने को तैयार हो रहे हैं, पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या ताकत की कमी है? किस चीज की कमी है? न्यूक्लियर पावर हो, ज्यादा पंगा अमेरिका ने भी लिया तो आप न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हो, है क्षमता। आईसीबीएम है हमारे पास। आईसीबीएम क्यों नहीं है? अग्नि है, आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है। नहीं, क्या मतलब, क्या है मतलब, डर किस चीज का है? वो गए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन में, उसने औकात दिखा दी, अपने से छोटी कुर्सी पे बिठाया कि ज्यादा बड़ा आदमी मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक कुर्सी उसकी थी शी जिनपिंग की और एक इसकी।
और वो जूनियर ऑफिशियल भेजा रिसीव करने के लिए, जूनियर मिनिस्टर वगैरह, औकात दिखा दी, जगह दिखा दी, ठीक रॉयट एक्ट पढ़ दिया कि ताइवान के बारे में बात करो। तुम ताइवान को, तुम मेरे को कह रहे हो ईरान को हथियार क्यों दे रहे हो, तुम ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो? चाइना ने कहा ताइवान के बारे में बात भी मत कर लेना, बिल्कुल छूना मत। अगर उसमें बताओ हस्तक्षेप करोगे तो ये सांप सूंघ गया। ना बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? 3 आपने कहा भारतीय नहीं, अब मेरे ख्याल अब समय आ गया है आपको ये शिफ्ट के बारे में? क्योंकि हमारे देश में, माफ कीजिए, एक तबका है जो 250 साल गुलामी करके जी नहीं भरा, अंग्रेजों की, श्वेतों की, ठीक है साहब, जी नहीं भरा। इस तबके का ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है, भारत में है। आधों के बेटे वहां ग्रीन कार्ड के लिए ललचा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी है, ठीक है साहब। अब आपको शत्रु बोध हो जाना चाहिए। मीठी मीठी बातें करने से आप अगर पांव फिसल जाते हैं तो आप, जिसको हम फौज में, मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन आप चार्ली है, आप समझ रहे हैं मेरा संकेत किस भी समझ गए हैं। किस भारतीय भाषा की प्रणाली के ऊपर है। आप चार्ली हैं, आपका चार्ली बनाया जा रहा है, ठीक है साहब, चार्ली बनाया जा रहा है। वो आई लव इंडिया, यू लव इंडिया, देयरफॉर यू हैव पुट 50% टैरिफ्स ऑन अस। फिर वो हटे 10%, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, तो आपने कि 20% टैरिफ में और 25 कितना वो लगा रहे हैं कि तुम फोर्स लेबर कराते हो, चाइल्ड लेबर कराते हो। 16% उन्होंने अभी और ठोका, 18% और ठोका, तो 28% पे आ गए ना साहब। 10 सुप्रीम कोर्ट का, 18 इनके। पाकिस्तान में सब कुछ सही है लेबर लॉ, वहां 12% और इंडिया में यहाँ पे 18%। और धमकी दी है कि तुम जरा रूस का सस्ता तेल लेके देखो, 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे यार, श्रीलंका में विद्रोह किसने कराया? अमेरिका ने, CIA ने। बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने, CIA ने। नेपाल में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने, CIA ने। लद्दाख में कौन उंगल दे रहा था? CIA। म्यांमार में कौन उंगल दे रहा है? कुकी लैंड कौन बनाना चाहता है? क्रिश्चियन कुकी लैंड, CIA। वो बंदा पकड़ा है तुम्हारा, मर्सिनरी, और 5 यूक्रेन के तमाशबीन क्या कर रहे हैं हमारे देश में? क्या कर रहे थे म्यांमार में? इंसर्जेंट्स को ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे ताकि अच्छी तरह से मार लगाओ इंडियन आर्मी के। और यहां महिमा मंडन के सिवाय किसी को कोई दी, हम डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लेंगे। अरे बाहर में गई ऐसी डील यार। अरे यूरोप को बेचो, यूरोप भी परेशान हो गया, उसने भी ठेका दिखा दिया। अब आप आखिरी दोस्त कहते हो, अच्छा सबने दुनिया ने लात मारी तो हम इनके चहेते बन जाएंगे। हम पाकिस्तान से कंपटीशन करेंगे कि कौन तलवे ज्यादा चाट सकता है। यार तुमको आदत नहीं गई यार? 250 साल तुमने गुलामी करी है, तुम्हारा जी नहीं उगता गया क्या? जानबूझ के ट्रंप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और इंडियन वो तो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं साहब। इसमें कोई, अगर किसी को कोई शक है तो या तो साहब हम, मैं पागल हूं या आप पागल हैं, दोनों क्या कहते हैं, सेम नहीं हो सकते। जो कि इतनी मार खाने के बाद अब उसने आपके 3 जहाज ठोक दिए। क्या किया आपने? गुस्सा भी जाहिर किया, एक स्टेटमेंट जाके नंबर 2 एम्बेसी को दी, एम्बेसडर को भी नहीं दी, एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया, नाराज हो जाएगा। हमारे बंदे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप कह रहे हो आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप हमको कह रहे हो कि $500 बिलियन का निवेश करो, और ओबीडियंटली सर योर हम्बल, क्या बोलते हैं, योर, वो जो अंग्रेजों के टाइम में चलता था ना बड़ा अच्छा, हर चिट्ठी के नीचे आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट। ये क्या आदत है यार? ये तो हमारी नौकरशाही में पता नहीं छा गई है लगता। आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट सर। क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या करना चाहिए? जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है, जो ब्रिक्स के बाकी देश कर रहे हैं। ब्रिक्स की लीडरशिप किसके पास है? इंडिया के पास। और ब्रिक्स के लोग क्या बोल रहे हैं? जब G20 हुआ, कोई 15 दिन आपने कोई और चीज G20 के अलावा सुनी थी? मतलब तहलका कि हमें तो बादशाह, लोग कहने लगे यार 1 साल की है लेकिन हमने बड़ा उसका डंका बजाया कि पूरी दुनिया G20 के देश यहां आ रहे। अब ब्रिक्स, more than 40% of the world GDP, almost 60% of the world population, ब्रिक्स की आपको प्रेसिडेंटशिप मिली है। एक दिन हमने किसी टीवी स्क्रीन पे गलती से नहीं देखी, गलती से नहीं, हमको झलक मिली कि ब्रिक्स चल रही है। दबा देना चाहते थे, क्यों? अमेरिका कंपनी जहान बहादुर नाराज हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे हमें। अरे क्या भाड़ में खाएगा बे? तू ईरान को खा के दिखा दे, ईरान को खा के दिखा लो, वो तो डकार नहीं लेते, गले में फंस गई हड्डी। ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के अपाचे को मार गिराया। ईरान ने इजराइल को धुआं कर दिया जब हिजबुल्लाह पर वहां पर लेबनान में अटैक किया गया। तो ये को जला दिया। ये कैसे ईरान कर पा रहा है? 29 दिन की वॉर के बाद भी सीज फायर के बीच अपाची को गिरा रहा है ड्रोन से। वो कुवैत में आपका जॉर्डन कुवैत, इराक में जो उनके आपके बेस है, 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, धुआं कर दिया। 21 जगह पर हमले, एक साथ 21 ठिकानों पर हमले।
ठीक है, वहां पे वो भी समझ गया है कि सारा कॉन्सेंट्रेट किया है इजराइल को बचाने। हाँ, तो कह रहा अच्छा ठीक है, वहां कॉन्सेंट्रेट किया हो तो यहाँ खाली किया है। हाँ, अमेरिकन को मरवा के ये इजराइल के लोग बचा रहे हैं। अच्छा, ये किसी न किसी दिन आपसे अमेरिका के लोग अब हिसाब मांगना शुरू करेंगे कि ये वॉर में बताइए कौन सा राष्ट्रहित इन्वॉल्व था अमेरिका, कौन सा डायरेक्ट खतरा अमेरिका को था। खतरा इजराइल को था, वो भी ज्यादातर कि बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब, बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब, 20 साल से सुन हाँ। रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही इतनी प्रॉब्लम थी, हाँ। 2015 में ओबामा जैसे समझदार प्रेसिडेंट ने डील कर दी थी। आपने आके उस डील को फाड़ के कचड़े में डाला, और आप मेरे से लिख के ले लीजिए भाई साहब कि जो भी डील होगी, जो भी डील होगी बेटा, वो उससे कम पड़ेगी जो ओबामा साहब ने बगैर चै चै पे पे बॉम्बिंग किए, कुछ किए, तमाश बीन बने, उसने कर दी थी वो डील। पेशेंट एक्सपर्ट्स लगाए थे, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वो करके उन्होंने सब कर दिया था। उसने प्लेन लोड डील भेजी है। अब खबरें आ रही है कि $3 बिलियन कतार से दिलवाए हैं। अच्छा, क्योंकि भाई इन्होंने कोई $80 बिलियन के करीब हाँ। ईरान के जो एसेट्स थे इनकी बैंक्स में, हाँ। गल्फ कंट्रीज की बैंक में, वो सीज कर लिए। ठीक है, किसी का पैसा मेरे बाप का पैसा, हाँ, रूस का पैसा मेरा पैसा। अबे तू चोर है, चोर विद कैपिटल सी, चोर। ये चोरी नहीं तो और क्या। मैंने आपकी बैंक में पैसा रखा, आप बोले मेरे बाप का है, मैं नहीं दूंगा। ईरान ने कहा है वापस दो, तो पहले दे नहीं रहे थे कि हम बाद में देंगे जब डील खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। क्योंकि इनकी जग हसाई होगी कि लोग बोलेंगे यार ये डील जो आपने करी है तो ओबामा ने कर ली थी, हाँ। उसने प्लेन लोड कैश भेजे थे, मैंने एक नया पैसा नहीं भेजा। चुपचाप से $3 बिलियन पहुंचाए हैं जहाज में। फोन पे तो लेकिन बात कर रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप, लड़ाई कर रहे हैं, और नेतन्याहू पर भी एहसान जता रहे हैं कि मेरी वजह से ही तुम बचे हो, नहीं तो जेल के अंदर होते, ये तो कह दिया है, जेल के अंदर होते। क्योंकि नेतन्याहू साहब का देखिए, बुरा मत मानिए, आई लव द इजरायली पीपल। जनरल जेकब एक जू थे, हमारे सबसे बेस्ट जर्नल थे, सबसे बेस्ट जनरल, और उनका इतना आला दिमाग था कि कतर की लड़ाई के असली विजेता जेकब। अच्छा, और मैं उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा, वो बहुत प्यार जताया उन्होंने मेरी तरफ, मैं बहुत आभारी हूँ। वो अब नहीं रहे दुनिया में, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, यू नो, एंड वी हैव वेरी गुड फीलिंग्स फॉर इजराइल, बिकॉज इजराइल के लोग और हमारे लोग तकरीबन काफी मेल जोल, बड़ी पुरानी सभ्यता है, बड़ी बड़ी प्राचीन सभ्यताएं। और अगर कोई जगह दुनिया में यहूदियों के लिए सेफ रही है वो है भारतवर्ष। तो मेरे कितने सारे दोस्त हैं इजराइल की फौज में, हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया है। लेकिन इस लड़ाई में बोलना पड़ गया, भाईजान कर क्या रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा दैट यू हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक, एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक इन वॉर, अ गुड जनरल पुल्स बैक, वापस आ जाओ। ही डजंट रीइंफोर्स अ फेलियर। आप फेलियर को रीइंफोर्स करके अपने लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हो। अपनी रेपुटेशन जो आपकी डेटरेंस है वो खत्म हो गई, जो आपने हासिल कर ली थी। देखिए जब 2023 का कांड हुआ, हत्या का, इट वॉज डिसग्रेसफुल, पूरी दुनिया आपके साथ थी। आज आपने दुनिया की सारी सिंपैथी खो दी। आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आर वी डूइंग द राइट थिंग, आर वी डूइंग द राइट थिंग। एज अ फ्रेंड इट इज माय ड्यूटी टू टेल माय इजरायली फ्रेंड्स की भैया सोच लो, अभी भी गलत, यू हैव मिसकैलकुलेटेड। मैं उसी पर आ रहा था सर कि इस मिसकैलकुलेशन में क्या मिडिल ईस्ट इस वक्त उलट पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यूएई और आप सऊदी अरब की बात करें तो वो अब खुलकर ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब वो सऊदी अरब और जो ईरान के बीच में वर्चस्व की जंग रहती थी, अभी हाल फिलहाल में कुवैत, जॉर्डन और बहरीन, इन 3 जगहों पर हमले ईरान ने किए हैं। जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमले हुए, आपने यूएई पर कुछ नहीं किया, आपने आप सऊदी अरब पे कुछ नहीं किया। तो यानी कि मिडिल ईस्ट की ताकतों को भी लग रहा है कि भाई हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा, बाहरी को एक नया समीकरण बनना अनिवार्य है, बन रहा है और बन रहा है, सीधा उभरते दिख रहा है। अभी आपको एकदम विदित नहीं होगा, लेकिन आप असलियत को दुनिया से क्या छुपा सकते हो? आप असलियत पे पर्दा नहीं डाल सकते, कुछ देर डाल सकते हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इब्राहिम लिंकन साहब के वाक्य हैं, जो एक बहुत ईमानदार अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, रियली ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, अनलाइक द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, जो कि हर झूठ बोलना जिनकी फितरत है। भाई अ टॉप लीडर एट दैट लेवल वो डिसेप्शन प्लानिंग में नहीं हिस्सा बनता। डिसेप्शन प्लानिंग उसके वो करते हैं क्योंकि आपके हर शब्द का मूल्य है, महत्व है। और आप ऐसे सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, अगले सवेरे सीधी पलटी आपने खुद देखी है। मैं रगड़ दूंगा, मैं ये एक समूल सभ्यता का विनाश कर दूंगा, मैं उनके सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस सब बर्बाद कर दूंगा, अगले दिन सब ठीक है। तो अमेरिका ना माने, लेकिन अमेरिका से हार ईरान ने नहीं मानी है, उल्टा उसको घुटनों पर ला दिया है। कि अब ये कहा जाए कि यूएई और सऊदी अरब भी मान गए हैं कि भाई ईरान ही मिडिल ईस्ट का असली बादशाह है।
क्या वो मान रहे हैं? और क्या एक जो retirement- जीता वही सिकंदर। हाँ। प्लेन, एक लाइन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। अगर आप हरा नहीं पाए तो आप जीत नहीं पाए ना। देखिए, अ गुरिल्ला विन्स इफ ही डज नॉट लूज, हाँ, ईरान विल विन इफ इट डज नॉट लूज। हाँ। इट हैज नॉट लॉस्ट, yes, इट हैज वन। अमेरिका विल लूज इफ इट डज नॉट विन। हाँ, ये समीकरण समझ लीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया। वियतनाम में भी यही समीकरण था, अफगानिस्तान में भी यही Yes. समीकरण था, इराक में भी यही समीकरण था। अगर आप हरा नहीं पाए तो आप हार गए। हाँ, प्लीज, पीरियड। आपने लड़ाई शुरू करी, बेवजह शुरू करी। हाँ। इट वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। हाँ, कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, आपको लगा कि ह्यूब्रिस, हाँ। अरे पिछले साल रगड़ दिया, एक भी बंदा नहीं मरा। नहीं। ठीक है, बम्बिंग करी, हाँ। घर के बुद्धू घर B12 को लेकर गए। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, नाच रहे थे। हम्म, वेनेजुला को हरा दिया, वो ब्यूटी क्वीन वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमको तेल बेचने आ रहे हैं, शर्म से तेल में डूब मरना चाहिए। ये अपने देश को ऐसे बेच दिया। बहुत लोग हैं बेचने वाले, मीर जाफर थे, जयचंद थे, ये ट्राइब हर जगह है, और कुछ खास ज्यादा ही है उस हेमिस्फीयर में, हमें लगा। ये इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? एक आप जो पाकिस्तान के मुनीर साहब हैं, वो तो पीस डील करा रहे हैं, कभी अपने साले जो गृह मंत्री वहाँ के हैं मोहसिन साहब, उनको भेज रहे हैं ईरान में, कभी खुद जा रहे हैं, वो फिर तो उसके चौधरी बाद- बन रहे हैं। तो वो पीस डील अगर होती है तो फिर सारा सेहरा जो है इसका मुनीर और शहबाज के ही सर पर बांधा जाएगा। कैसी इसलिए दुनिया रही है, क्या एक्सपोज हो गए हैं? देखिए, पीस डील तो क्या है, ये एक बटलर का काम किया है, जो कि चिट पास करता है। ये चिट लाके वो टेबल पे दे दो, और वहां से जो चिट आती है वो मेरे को दिखाओ, खबरदार। और मेरे को बताना कि उसके चेहरे का हाव भाव क्या था, ताकि मैं समझ लूं कि वो डील कर रहा है, तो मैं उसकी बेइज्जती करना शुरू करूंगा अगले दिन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नाटक किया। जब डील थ्रू होने वाली थी, मुनीर ने बुलाया, मेरे आका बॉस, वो मान गए, वो कर लेंगे। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोड़े पे चढ़ के ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगा। उसने बोला ऐसी बात है, 1 घंटे में उसने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, जरा खोल के दिखा दो। नहीं खोल सकते, मिलिटरीली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो पूरा उत्तरी तट है 300-400 किलोमीटर का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की कोस्ट लाइन, और ईरान की कोस्ट लाइन रेतीली नहीं है साहब, क्लिफ्स हैं, चट्टाने पत्थर हैं, जिसके अंदर गुफाएं हैं, जिसमें टनल्स बनाई हैं, जहां पे ड्रोन, जहां पे एंटी शिप मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सब छुपा रखे हैं। पहले तो आपने हॉर्मुज में ही माइन बिछाई हुई ना, अब जहाज कहां से लाएंगे? माइन बिछा दी है, ठीक है, छोटी फास्ट अटैक बोट है। आप कह रहे हैं मैंने उसकी पूरी नेवी खत्म कर दी, कौन सी नेवी थी यार? पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी, कौन सी एयरफोर्स थी? वियतनाम ईरा के अमेरिका के दिए हुए F-14 टॉमकैट और फैंटम्स अभी भी बेचारे उड़ा रहे हैं किसी तरह। वो कौन सी एयरफोर्स थी? उसको खत्म करके आप, ठीक है, आप अपना डंका पीट लो, अपने लोगों का चार्ली बना लो। आपके लोग चार्ली बनना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है? आप बजा लो। असलियत दुनिया ने देख ली है कि आप मीडियम टायर वर्ल्ड पावर को घुटने नहीं टिका सके। वो लड़ गया, खुना खच्चर हो, हेड माइट बी ब्लडेड, इट इज नॉट बोर्ड। जून 2026 में मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से हम ईरान युद्ध में अगले 2 महीने क्या होने वाला है, या क्या भविष्य आप देख रहे हैं, इसको कैसे व्यूअर्स को आप देखिए, मेरे हिसाब से ये नो वॉर नो पीस की सिचुएशन कंटिन्यू होती दिख रही। अमेरिका ऑफ रैम्प चाहता है, ईरान ऑफ रैम्प चाहता है। नेतन्याहू साहब जेल नहीं जाना चाहते। आप समझ रहे हैं मैं क्या? अक्टूबर में चुनाव वहां भी होने हैं ना सर? उनके भी चुनाव होने हैं, उसके पहले वो जेल नहीं जाना चाहते। तब तक वो युद्ध जारी रखेंगे, अक्टूबर तक तो जारी रहेगा। मतलब छुटपुट होती रहेगी मेरे हिसाब से। लेकिन मेजर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऑफ रैम्प चाहिए। मिड टर्म इलेक्शन अगर वो नहीं जीतना चाहते तो रिपब्लिकन पार्टी जीतना चाहती है। अगर वो परेशान नहीं हुए महंगाई से और तेल की कीमत से और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से, तो अमेरिका के लोग परेशान हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मेरे को लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी अमेरिका के लोगों को समझाने में। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में बहुत सारी इलेक्शन फंड होती हैं ज्यूइश लॉबी द्वारा। यस, ऑफ कोर्स, ज्यूइश लॉबी द्वारा। और कितने उनके कांग्रेस वाले बिक गए हैं, कितने और कौन कितने दर्जे पे बिके हैं, ये तो कुछ झलक दिख रही। नहीं तो अभी तक भैया वो कह रहे हैं कि असली आका कौन, डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू? साफ हो गया है कि नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। नाच नचैया जो है, नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं, वो नाच रहे हैं अभी तक। तो अब उनको भास हो रहा है कि अमेरिका में क्रोध की लहर फैल रही है, अमेरिका के आवाम में। वो कहते हैं मैं अपने देश के लिए मरने को राजी हूं, मैं इजराइल के लिए मरना नहीं चाहता। क्लियर सेंटिमेंट। फुल स्टॉप नहीं आएगा फिलहाल इस युद्ध का। इस युद्ध का छुटपुट स्पटर करता रहेगा कॉमन। लेकिन जो दम है मेन लड़ाई का, हर किसी का स्टेमिना होता है। वो जीव आ गई है, हमको दिख रही है साहब।
और दुनिया ने भी देख आंखें लिया, और जीभ दोनों बाहर आ गई हैं। ठीक है, आंखें और जीभ दोनों बाहर आ गई हैं। शायद मिड टर्म इलेक्शन में पिटने के बाद ओके, ये फिर से ट्राई करें, अच्छा, क्योंकि अगर लॉस ऑफ फेस हो गया है हाँ, तो इम्पीचमेंट ना हो जाए इसलिए तो फिर अपना इम्पीचमेंट ना हो जाए तो कुछ करना पड़ेगा। एक और ड्रामा ये कहा जा रहा है अच्छा। कि ये जहां इनका कार्यकाल 2-3 साल में खत्म होने वाला होगा, हाँ। एक कंडीशन है जिसमें एक प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकता है। वो क्या युद्ध। कंडीशन है? वॉर। संसद से डिक्लेयर कर देगा कांग्रेस से। तो फिर ये यहां तक जा सकते हैं। फिर अमेरिका के लोगों को सोचना होगा कि इनसे पिंड कैसे छुटाएं। अब ये अमेरिका के लोगों की जिम्मेवारी है, आप और मैं हमदर्दी दिखा सकते हैं।